भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ बना हुआ है। 5 महीने से ज़्यादा लंबा समय वक्त हो गया है। अभी तक जो है किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं और 7 राउंड ऑफ टॉक्स भी हो गए हैं डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर। और इसी सब पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा। ये रिटायर्ड हैं और इस समय हमारे साथ बात करेंगे कि इस समय जो LAC पर क्या हालात हैं, किस तरीके की सिचुएशन है और क्या दोनों देश आने वाले दिनों में युद्ध की ओर जा रहे हैं। इन सभी पे आज बात करने के लिए राकेश शर्मा हैं। सर आप बताइए क्या हालात आप देखते हैं LAC पर इस समय। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो इंडिया चाइना का जो इस वक्त सिचुएशन है, ये एक बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि कहीं भी एक छोटी सी चिंगारी लगने से यहाँ पर एक्सप्लोजिव सिचुएशन हो सकती है, बीच में कहीं छुटपुट लड़ाई शुरू हो सकती है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा मैं कि ना तो चाइना इस हालत में है, इस स्टेज में है कि वो जंग को छेड़ दे, क्योंकि चाइना दोनों तरफ से, यानी कि अंदरूनी इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों उसके इतने ख़राब हैं कि वो इस वक्त जंग लेने के काबिल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना कोविड-19 के बाद में पूरे वर्ल्ड में एक विलन के नाम पे करार दिया गया है, अलग थलग पड़ गया है। पूरी जितनी भी वेस्टर्न पावर्स हैं और साथ में अभी तो हमारी साइड से भी एकत्रित हो गई हैं उसको सबक सिखाने के लिए। तो पहला इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में वो अलग थलग पड़ गया है। दूसरा, इंटरनली इकोनॉमिकली बहुत बुरा हिट हो गया है। वहाँ पर जो उसकी इंडस्ट्रियाँ थी उनको मेंटेन करना उसको मुश्किल हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, अंदर से एक सुलगती जा रही है कुछ आग। और सबसे बड़ी चीज़ है जो उसका एक्सटर्नल फैक्टर है, जो पेरिफेरी है, वो भी आज आग के तरह बहक रही है। आप साउथ चाइना सी देख लें, ताइवान देख लें, आप हांगकांग देख लें, आप तिब्बत देख लें और सिंगजियांग देख लें, तो ये सारे इस चीज़ को दर्शाते हैं कि चाइना आज इस कंडीशन में नहीं है कि वो जंग को छेड़ दे। लेकिन चाइना की ये पहले से ही एक रणनीति रही है, कल्चर रहा है। संजू ने कहा था कि मजा तो जंग का वो है जो बगैर लड़े हुए जीती जाए। तो वो लोग बिलीव करते हैं साइकोलॉजिकल प्रेशर के ऊपर में। तो ये चीज़ जो उनका एक कल्चर बन गया है देश का, वो है एक्सपेंशनिज्म, और उसके साथ साथ में जिसको हम विस्तारवाद बोलते हैं, और साथ साथ में ये एक दादागिरी का प्रेशर बना के लोगों को सब्जुगेट करना। तो ये उनका एक कल्चर बन गया है। आज तक करते आए हैं, सफल भी रहे हैं। ज़माने चले गए, 62 क्या, 67 क्या, दूसरे क्या, वो सब चले गए। लेकिन आज जो है विश्व के बीच में ऐसा नहीं चलेगा। तो चाइना गलती कर गया कि उसने ऐसा किया। दूसरी चीज मैं साथ साथ में इसी में बोल दूं कि चाइना इस प्रेशर में आ गया कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अंदर से तो मारा गया, और बाहर से भी जो CPEC है, उसका एक्साइचिन के बीच में से जो हाईवे निकलता है और CPEC है, ये दोनों खतरे में पड़ गई जब हिंदुस्तान ने बोल दिया कि जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान ये सब हमारा है और हम ले लेंगे। और एक्साइचिन भी जब अमित शाह जी ने बोल दिया पार्लियामेंट के बीच में हम ले लेंगे, तो चाइना को लगा कल कहीं ये ना हो मेरी जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो पानी में डूब जाए। उस कारण से आपने देखा होगा जब से 370 को हमने रिवोक किया है, चाइना, पाकिस्तान तो बखलाया ही, लेकिन चाइना उससे दुगना बौखला गया है। तो क्या आपको लगता है कि इस समय जो है हिंदुस्तान की फौज इतनी सक्षम है कि विंटर सीजन आने वाला है, अब शुरू होने वाला है, तो अगर 2 फ्रंट वॉर अगर लड़ी जाएगी, एक तरफ से पाकिस्तान है, दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं चाइना है, प्रोवोकेशंस दिन ब दिन चल रही हैं यहाँ से भी और वहाँ से भी, तो क्या लगता है 2 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए हम तैयार हैं? देखिए, पहले तो करें बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान मैं तो कहूँगा इस लायक ही नहीं है हम उसको किसी वक्त भी
मैं कहता हूँ संभाल सकते हैं। रही चाइना की बात, चाइना कोई एक छोटा मोटा देश नहीं है, चाइना एक नियर सुपर पावर है, चाइना एक बहुत स्ट्रांग देश है। तो हम वो अगर हमारे साथ में इस वक्त दुश्मनी कर रहा है, हम उसको लाइटली नहीं ले सकते। लेकिन इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए भारत की जो तैयारी है, आपने देखा होगा कि हमारी चाइना के खिलाफ इस वक्त हमने तकरीबन 40 से 50 हज़ार फोर्सेस हमने लद्दाख फ्रंट के ऊपर में डिप्लॉय कर दिए हैं, और साथ साथ में सेंट्रल सेक्टर में भी और ईस्ट सेक्टर में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी, अरुणाचल के साथ में, सिक्किम में हमने डिप्लॉय कर दी हुई हैं फोर्सेस के साथ साथ में हमारी जो SFF है, जो कि टिबेटन फोर्स है, जिसको हम ट्रेन करते हैं, वो डिप्लॉय है, पैरा कमांडोज हैं, एयर है, आर्टिलरी है, टैंक जो पहली बार T-90 टैंक तक हमने हर जगह में 17,000 तक की फुट में पहुंचा दिए। हमारी जो तैयारी है बिल्कुल फुल प्रूफ है। तो आपने जो सवाल पूछा कि क्या हम दो फ्रंट के ऊपर में लड़ने के काबिल हैं या नहीं हैं, मैं कहूँगा हाँ, लेकिन दो फ्रंट के ऊपर में हम दोनों तरफ में जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, ये मैं इसके ऊपर में कोई अभी टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, हम उनको संभाल सकते हैं, और हम अपनी देश की जो प्रभुसत्ता है, अखंडता है, और हमारी जो टेरिटरी है, हम उसको सेफ रख सकते हैं। चाइना को मुंह तोड़ जवाब देंगे, पाकिस्तान की तो हमको ज़्यादा फिक्र नहीं है। तो आपने भी काफ़ी लंबे समय तक जिस तरीके से आर्मी में सर्व किया है, काफ़ी आपने कमांड्स को हेड किया है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी की सिचुएशन है, अपने लाइफ में क्या आपने इस तरीके की सिचुएशन देखी है? और जिस तरीके से 7 राउंड्स ऑफ टॉक हो गए हैं डिप्लोमेटिकली एंड मिलिट्रली, और अभी भी जो है हालात जो हैं उसी तरीके से बने हुए हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये कहाँ किस ओर जा रहे हैं हम? देखिए, ये पहली बार एक ऐसी सिचुएशन बनी है जहां पर कि हमको 2 फ्रंट वॉर का एक वो बन गया है, अंदेशा बना है। ये पहली बार ऐसी सिचुएशन हुई है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। या तो हम पाकिस्तान के साथ में वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर में रहते हैं, जो कई बार हम उनसे लड़ाइयाँ भी लड़ चुके हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं। पाकिस्तान 1971 के बीच में अपना एक भाग खो भी बैठा, और इसी प्रकार से चाइना के साथ में हमारी 1962 के बाद 67 में नाथुला में, जब उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया, 300 उनके आदमी मारे गए। उसके बाद 75 में, उसके बाद में हमने जो सुमतोंगचुंग में किया, तो ये, और लास्ट में जो हमने डोकलम में हुआ था, ये सब एक छोटे छोटे लेवल के ऊपर में थे। लेकिन जो लद्दाख के बीच में इस बार पहली बार स्टैंड ऑफ हुआ है, ये ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। हमारी तरफ से 3 डिवीजन एडिशनल जानी, उनकी तरफ से 60,000 लोग आने, यानी कि उसकी भी इतनी बड़ी तैयारी, उसके भी एयरफोर्स, आर्टिलरी, मिसाइल जो उसने डिप्लॉय किए हैं वहाँ पर, तो ये चीज़ पहली बार है। जैसे आपने मुझसे पूछा, तो इस सिचुएशन को भारत ने अपनी पिछले जो 5 महीने में, जैसे आपने बोला है, तैयारी हमने पूर्ण अपनी कर ली हुई है, और साथ में हम लगे हुए हैं। तो ये मुझे लगता है जो 7 राउंड ऑफ टॉक्स की हैं हमारी, चाइना एक अपने आप को नियर सुपर पावर मानता है, और वो अभी लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन एग्जिट करना चाहता है। एग्जिट भी वो फेस सेविंग करना चाहता है, क्योंकि वो अपना क्या वो गंवाना नहीं, रुतबा नहीं गंवाना चाहता, क्योंकि उसके लिए तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा वो। तो उसी के लिए वो कहीं बात करता है और कहीं पर वो अपना जोर दिखाता है। मेरे ख्याल में ये बातचीत का और ये जो प्रेशर टैक्टिक्स का ये दौर चलता रहेगा। जंग होने का आसार नहीं है, ना चाइना के पास में ऐसी काबिलियत है, और हम तो लेना ही नहीं चाहते जंग को, तो आसार कम है। होगी भी अगर छोटी मोटी, कहीं चिंगारी सुलग भी गई, तो वो वहाँ पर छोटी मोटी मुठभेड़ होगी, और वहाँ कोशिश की जाएगी कि उसको दबा जाएं, क्योंकि यही है सभी के हित में होगा। और तैयारी
अंत में मैं यही कहूँगा, तैयारी हमारी पूर्ण है, हम दोनों तरफ मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। तो मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि हाल ही में जिस तरीके से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 44 नए ब्रिजेस का जो इनाग्रेशन किया, वो उसमें 30 से ज़्यादा जो ब्रिजेस थे वो 7000 किलोमीटर का जो हमारा LAC का एरिया पड़ता है उस एरिया में आते हैं, और हमारी जितनी भी मिलिट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसको वो हेल्प करने वाला है। तो इससे चाइना बहुत बुखलाया हुआ है। हाल ही में आपने उनकी जो स्टेटमेंट आई, जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी इसका ऑब्जेक्शन किया। तो क्या लगता है कि एक तरफ से वो अपने लेवल पर सब कुछ कर सकते हैं, जब हिंदुस्तान करता है तो उनको बड़ी उसमें प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, इतने सालों से, जब 1950 के बीच में चाइना ने तिब्बत को ऊपर में कब्जा कर लिया था, उसके बाद में तब से वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे भारत के बॉर्डर के साथ में डेवलप करते जा रहा है। उसने रोड्स डेवलप की, उसने अपने कैंप्स डेवलप किए, उसने अपना लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। कोई बात नहीं उस टाइम पे, लेकिन जब हमने अपनी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रोड्स डेवलप करनी शुरू की है, तो उसको तकलीफ होना शुरू हो गई है। वो क्यों? अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और साथ साथ में ये सिर्फ लड़ाई के तरफ से नहीं होता। जो हमारी सिविलियन पॉपुलेशन है दूर दराज के इलाके में, रूरल एरियाज में, उनकी सस्टेनेबिलिटी, उनकी डेवलपमेंट के लिए वो सब के लिए भी ज़रूरी होता है। तो आपने ठीक कहा, जब चाइना करता है कोई बात नहीं, जब भारत करता है तो उसको तकलीफ होती है। लेकिन तकलीफ भी उसको दो जगह में ज़्यादा हुई है जहां उसको चुभती है। पहली चुभी थी उसको चीज़ जो डोकलम में थी। आप देखते हैं वो ट्राई जंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि जब हमारी रोड डोकाला बोलते हैं, जब वहां तक रोड नहीं थी तब तक तो वो चैन से बैठा था। जब हमने लास्ट माइल कनेक्टिविटी कर दी, जब हम की, तो तब वो डोकलम हुआ। इसी प्रकार से आप लद्दाख में देख लीजिए, जो DBO शोक जो रोड है, शोक DBO जो रोड है, जब हमने डेवलप की तो ये रोड DBO के पास में से उसके कार्यक्रम और उसकी वो इंटरसेप्ट करने के काबिल है। तो उसको डर लगा है क्योंकि उसकी एक स्ट्रेटेजिक क्या वल्नरेबिलिटी हो गई उसकी। तो ये किया है हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिसके ऊपर में आपने जिक्र किया 44 हमने ब्रिजेस बनाए हैं जिसके ऊपर में टैंक भी जा सकते हैं। तो ये सब उसको इसलिए चुभना लगा है कि हो सकता है कल को भारत मेरे को इंटरसेप्ट, जो अक्साई चीन से उसकी जो हाईवे है जाके CPEC को मिलती है, उसको इंटरसेप्ट कर सकता है। तो सारा खेल ही उसी चीज़ का है, सारा खेल उसका है कि जहाँ जहाँ जिसको एक वनरेबिलिटी होती है, जब उसको सेंसिटिविटी को वनरेबिलिटी बन जाती है, तब वो भड़कता है। तो चाइना ने लद्दाख के बीच में इस कारण से किया क्योंकि 370 रिवोक हुआ, उसकी वनरेबिलिटी हुई। हमने शोक DBO रोड बनाई, उसकी जो नेशनल हाईवे है जो अक्साई चीन से जाती है, उसको डर लगा, CPEC को डर लगा कि गिलगिट बाल्टिस्तान, तो इस कारण से ये सब हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से हमारी जो है पावर्स को बढ़ाया जा रहा है, नई जो है हमारी जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, जहाज़ आ रहे हैं, अब तो हाई टेक आपने देखा होगा जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो भी अब आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कितने साल का गैप रह गया था कि हमारे जो इक्विपमेंट्स है उसको चेंज करना पड़ा, उसको नए तरीके से दोबारा से रिवैम्प करना पड़ा ताकि हमारी जो मिलिट्री पावर है उसमें इजाफा हो? अभी आपने हाल ही में देखा कितने जो है सौदे हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पर। क्या लगता है आपको कि इससे हमारे फोर्सेस के जो हैं वो हौसला अफजाई होती है, उनका बूस्ट होता है? बिल्कुल दुरुस्त है कि देखिए, ये जो अपग्रेडेशन ऑफ डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस के बारे में होता है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहता है। हमारे यहाँ प्रोक्योरमेंट जो डिफेंस के लिए है, एक तो इंडिजिनस है और एक जो हम फॉरेन से लाते हैं। हमारे जो प्रोसीजर्स थे पहले इतने वो लंबे थे कि जिसके कारण हम लोगों को जो चीज़ें चाहिए थी उसमें देरी हो जाती थी। आप एक इन्फेंट्री की राइफल के बारे में ही सोच सकते हैं जो हम 7.62 कितने सालों से चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे मैं कहूँगा पिछले कुछ सालों में ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है वो आसान हुआ है, लेकिन और भी बहुत कुछ करना बाकी है। और धीरे धीरे करके जो हमने डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट करनी शुरू की है, जैसे राफेल का भी हुआ था,
हमारे पास में 5 आ गए और अभी राफेल आ रहे हैं, 36 राफेल आ रहे हैं। इसी प्रकार से अल्ट्रा लाइट होविट्जर हैं जो यूएसए से हमने लिए हैं। इसी प्रकार से राइफल्स जो हम लोग अभी 20 लाख से ज़्यादा राइफल्स हम डायरेक्टली इंपोर्ट बाहर से करने वाले हैं। तो ये चीज़ दर्शाता है कि जो जो हमारे में पहले कमियां थी उसको फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। तो जब भी कोई खतरा होता है तो मेरे ख्याल में वो आपकी कमियों को जल्दी से पूरा कर देता है। तो ऐसा ही हुआ है जब कभी ऐसी मुसीबत आई है या सिचुएशन आई है जैसे अभी चाइना के साथ में आई है, तो हमारा जो प्रोसीजर है ये फास्ट ट्रैक हो गया, हमारी कमियां पूरी हो रही हैं। और मैं ये सोच रहा हूं कि आने वाले दिनों के बीच में हमारी जो डिफेंस फोर्सेस और सशक्त बन जाएंगी अगर इसी प्रकार से जो पूर्ति चल रही। तो क्या लगता है आपको कि चाइना ने पहली बार इस तरीके से भारत का जो चेहरा देखा, या जिस तरीके से पहली बार जो है हिंदुस्तान की शक्ति को उन्होंने महसूस किया कि इंडिया जो है इतना बिफिटिंग भी रिप्लाई दे सकता है, क्या आपको लगता है कि उनको इतना एहसास होगा कि इस तरीके से रिप्लाई भी आ सकता है? हाँ, चाइना ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि भारत इस प्रकार से एक रिस्पांस देगा, क्योंकि आज तक जो भी किया है हम लोगों ने एक डिफेंसिव तरीके से किया है। लेकिन पहली बार हमने जो उनको एक, मैं बोलूँगा, एक स्ट्रांग विल दिखाई है, पॉलिटिकल विल, नेशनल विल और आर्म फोर्सेस की विल तो हमेशा रहती ही रहती है। तो पहली बार ऐसा दिखाया है। अगर उसने कहीं पर नॉर्थ और जैसे पेंगोंग के बीच में उसने कुछ किया है, तो पहली बार हमने साउथ पेंगोंग में हमने स्ट्रेटेजिक हाइट्स को लिया है। सर, अक्सर कहा जाता है कि जो भी नेशन होते हैं उनका परमानेंट फ्रेंड कोई नहीं होता है, तो क्या लगता है अभी जिस तरीके की सिचुएशन है भारत का परमानेंट फ्रेंड आपको कौन लग रहा है, और क्या लग रहा है इस समय दुनिया किस तरीके से बटी हुई है? देखिए, आपने जो तर्क दिया बिल्कुल ठीक कहा कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और रिलेशंस। भारत के जो पहले से बहुत ही, मैं बोलूँगा, मजबूत और ऑल वेदर फ्रेंड रहा है वो रशिया रहा है। पहले सोवियत यूनियन, बाद में रशिया रहा है, और उसने हमेशा हमारा साथ दिया है। अभी आपने देखा है कि कोविड-19 के बाद में और पिछले कुछ सालों से जो यूएस से अमेरिका भी हमारी तरफ खींच रहा है, क्योंकि 5-7 सालों में भारत ने अपनी इंटरनेशनल छवि को इतना ऊंचा किया है, अपने एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल दिखाया है। उसने दिखाया है कि भारत जो कहता है वो कर सकता है, चाहे वो पुलवामा के बाद में बालाकोट था, चाहे वो डोकलम में चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने की बात थी, चाहे वो म्यांमार में या बर्मा के बीच में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात थी। तो ये सारी चीज़ें, और साथ में इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये पता लगना शुरू हुआ है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो असली डेमोक्रेटिक देश है, जो एक इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के ऊपर में चल रहा है और जिसके ऊपर में हम रिलाई कर सकते हैं। तो इस कारण से धीरे धीरे मैं ये कहूँगा हमारे पास में वेस्टर्न वर्ल्ड काफ़ी नज़दीक खिंचता चला आ रहा है। उन सभी के बीच में यूएसए, अमेरिका हमारा एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर बनता जा रहा है। ये भी एक इंटरनेशनल रिलेशन की इस वक्त जो इक्वेशन है उसके कारण है, क्योंकि चाइना जो एक सुपर पावर बनने के कोशिश में है और हर जगह में अपनी जो विस्तारवाद है और दादागिरी है और वो कर रहा है, या डेट लोन के साथ में बाकी देशों को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और बाकी जगह में खरीद रहा है। तो चाइना अपना एक जो है वो बढ़ा रहा है, तो उसको कम करने के लिए अमेरिका को चाहिए था और एक ऐसा देश जो स्ट्रांग देश है, और वो उसको भारत मिला है। तो इसलिए अमेरिका एक हमारा अच्छा दोस्त बनता जा रहा है, जो कि मैं बोलूँगा वर्ल्ड के हित में यानी विश्व के हित में होगा। इसी प्रकार से और भी बाकी जैसे फ्रांस है, अभी क्वाड बना है जैसे हमारा, यानी कि भारत, जापान, यूएसए, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया,
तो ये साउथ ईस्ट एशिया के लिए या इंडो पैसिफिक के लिए ये एक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो जो चेकमेट करेगी गलत तरीके से जो चाइना अपनी कोशिश कर रहा था उसको करने के लिए। तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होते, ये सिचुएशन के ऊपर में डेवलप होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हमेशा आपके साथ में रहते हैं। रशिया हमारा हमेशा साथ में रहा है और मैं कहूँगा कि वो हमारा साथ हमेशा निभाएगा। लेकिन ये नहीं कभी होता कि रशिया हमारा है तो हम किसी दूसरे को दोस्त नहीं बना सकते। वो भी हमारा दोस्त है, वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, और भी जो दोस्त बनते जाएंगे वो वेलकम है, क्योंकि हम सब तो विश्व हित के लिए हैं। सबसे परम तो भारतवर्ष यही सोचता है। तो ये थे हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राकेश शर्मा, और इन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके की सिचुएशन इस समय LAC पे बनी हुई है। इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ है पिछले 5 महीनों से लगातार बना हुआ है। मगर एक बात जाते जाते इन्होंने ज़रूर कही कि देयर इज़ नो परमानेंट एनिमी और अ फ्रेंड इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो उसके चलते आपने देखा होगा दोनों देशों ने 50,000 से ज़्यादा की सेना जो है वो दोनों तरफ बॉर्डर पर खड़ी है। किसी भी समय कभी भी कुछ ना कुछ घटना ज़रूर हो सकती है। हम इसका कोई पुष्टि तो नहीं करते, मगर आने वाली जो हालात बन रहे हैं वो इसी प्रकार के हैं। उनका कहना है कि हिंदुस्तान इस समय जो है वो काफ़ी मजबूत स्थिति में है। इस समय अगर कहा जा रहा है कि 2 फ्रंट पे अगर वॉर लड़ी जाएगी तो उसके लिए भी भारत तैयार है। मिलिट्री और डिप्लोमेटिकली तरीके से भी ये मसला सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, और आने वाले दिनों में क्या हालात बनेंगे इस पर हम ज़रूर आपको अपडेट करेंगे। तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।